प्रिय आत्मीय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप लोगों के सुखद, स्वस्थ एवं प्रगतिशील जीवन की मंगल कामना करता हूं। संभवतः कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने पर आप लोगों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही होगी। आपकी पढ़ाई निर्बाध गति से एवं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति ने ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखने की व्यवस्था की है। इस दौरान शिक्षकगण अपने अपने विषयों का अध्यापन करते रहेंगे। मैं भी आप लोगों को हिंदी विषय की जानकारी अध्यापन तालिका के अनुसार ऑनलाइन देता रहूँगा। आज का अध्यापन विषय है वर्ण विचार एवं वर्ण विच्छेद। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्ण के विषय में। आप लोगों के मन मस्तिष्क में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, आदि आदि। वर्ण भाषा की लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की मूल ध्वनि है, अर्थात इसका और टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि वर्णमाला क्या है। जब किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों को एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, तो वर्णों के उस समूह को अर्थात माला को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। इस तालिका को देखें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात बिना किसी अवरोध या रुकावट के होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। चूँकि इनके उच्चारण में अन्य किसी दूसरे वर्ण या व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है तथा इन्हें 3 उपभागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है। ये वर्ण हैं अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ एवं ह्रस्व ऋ। अतः जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात इकाई समय लगता है, उन्हें ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा उपभेद है दीर्घ स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 7 है। ये हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण का तीसरा उपभेद है प्लुत स्वर। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है। अब हम लोग क व्यंजन के साथ स्वर वर्णों के मिलने पर निर्मित अक्षर एवं स्वरों की मात्राओं को इस तालिका में देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क व्यंजन के साथ जब अ स्वर मिलता है तो क का हलंत जो है नहीं दिखता है, लेकिन मात्रा में हम लोग देखते हैं कि अ का कोई चिन्ह विशेष नहीं है, लेकिन और स्वरों का चिन्ह विशेष है। जैसे आ का मात्रा में देखें आप, ह्रस्व ई का, दीर्घ ई का, उ का, इसी तरह से अन्य स्वरों का। क व्यंजन में विभिन्न स्वर मिल करके उनके स्वरूप में किस तरह का परिवर्तन लाते हैं, आप तालिका से देखें। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अयोगवाह वर्णों के विषय में। अयोगवाह बना है अ जोड़ योग जोड़ वाह।
अ मतलब नहीं, योग मतलब शामिल, वाह माने ढोना, चलना, प्रयुक्त होना। अन्न एवं अह ये ऐसे दो वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। चूंकि इन्हें स्वर वर्ण इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना अवरोध के नहीं होता है। इसी तरह इन्हें व्यंजन वर्ण भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनकी स्वतंत्र ध्वनि है तथा बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं, वाक्यों में अर्थ प्रदान करते हैं। इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसी तरह हिंदी में दो आगत ध्वनियाँ हैं जो दूसरे देशों से आकर हिंदी में प्रयुक्त हैं। पहली आगत ध्वनि है नुक्ता। इसका प्रयोग अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्दों के व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाकर किया जाता है। नुक्ता को हिंदी में पाद बिंदु कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे डॉट कहा जाता है। अंग्रेजी के ज, फ में उर्दू के क, ख, ग, ज, भ में लगने पर इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है। हिंदी में ज एवं फ जो विदेशी शब्द हैं उनमें नुक्ता लगाया जाना चाहिए। हिंदी में नुक्ते के बिना भी ये शब्द अभी स्वीकार्य हैं। क, ख तथा ग में अभी नुक्ता लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें नुक्ता लगने पर उनके उच्चारण के साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। देखें इस तालिका में, जैसे परंपरागत शब्द हैं और कुछ आगत शब्द हैं। जैसे फन, सांप का फन होता है। फन जैसे हरफन मौला, हुनर, कला। उसी तरह से सजा, सजाना क्रिया का रूप है। सजा यानी दंड। बाग, घोड़े की बाग। बाग माने बगीचा। खाना, भोजन, परंपरागत शब्द। यही आगत शब्द बन जाता है खाना, अलमारी का खाना। ताक, परंपरागत शब्द के रूप में ताकना, देखना, निहारना। ताक, दीवार में बना आला। तो हम देखते हैं कि नुक्ता लगाने से न केवल उच्चारण में अंतर आता है बल्कि उनके अर्थ परिवर्तन भी हो जाते हैं। कुछ आगत शब्द हैं क में नुक्ता लगाने पर, जैसे कलम, कैद, कयामत, कानून। ख से युक्त शब्द खबरदार, डाक खाना, खैरियत। ग से युक्त नुक्ता वाले गम, गालिब, गैर। ज में नुक्ता लगाने से बने शब्द जिंदगी, जुर्म, जरा, प्राइज, डिवीज़न। फ में नुक्ता लगने से बने शब्द फर्ज, फैसला, फरियाद, फीस, ऑफर। दूसरी आगत ध्वनि है अर्धचंद्र। इसे आ के ऊपर केवल अर्धचंद्र बनाकर लिखा जाता है। इसमें अनुनासिक की तरह अर्धचंद्र के ऊपर बिंदी नहीं लगाया जाता है। इस तालिका में इससे निर्मित कुछ शब्दों को देखें। कॉफ़ी, डॉक्टर, ऑफिस, बॉल, कॉपी, डॉग इत्यादि। प्रिय बच्चों, आज की अध्यापन विषय का समापन किया जाता है। फिर हम लोग इसके पार्ट 2 में रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।